हेलो। हेलो एमपी साहब जुले, मैं मुरुब बोल रहा हूँ ले से, मुरुब तंजीम। जी मुरुब जी बोलिए। हाँ। अच्छा, मुझे थोड़ा आपसे बात करना था, लेकिन आप अभी क्वारंटाइन किया हुआ है, तो थोड़ा फोन पे मेरा दो चार सवाल का आप जवाब दे सकते हैं प्लीज, क्योंकि ये बहुत जरूरी है लोगों का, मतलब सोशल मीडिया पे काफी हाँ सारा हाँ, चल रहा है। मोस्ट वेलकम, कोई नहीं, अच्छा बताइए। हाँ जी हाँ जी। तो सर सबसे पहले मेरा ये सवाल है सर, कि लोगों का कहना है, मैं लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ कि आप दिल्ली में क्यों नहीं बैठा इस वक्त, आपको दिल्ली में होना चाहिए, ताकि लद्दाखी लोगों का इश्यू और भी मतलब पार्लियामेंट जहाँ भी आप कंसर्न मिनिस्टर से मिल के बोल सकते हैं, लेकिन आप खुद यहाँ से भाग के दिल्ली ले आया बोलते हैं सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? इसमें सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लद्दाख वालों की ओर से, अभी देश वालों की ओर से आप मुझे ये इंटरव्यू के जरिए कुछ पर्सन जो सवाल जो कर रहे हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है दिल्ली में क्यों नहीं बैठा, लद्दाख में क्यों आया। दिल्ली में बैठे तो लोगों की सेवा ज्यादा होते हैं। जी जी मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे ही पार्लियामेंट सेशन 22 तारीख को ख़त्म हुआ, तो 24 तारीख से नेशन लॉकडाउन भी शुरू हुआ। तब से लेकर मैं दिल्ली में ही था, और होम क्वारंटाइन, जो लॉकडाउन की वजह से होम क्वारंटाइन में अपने रेजिडेंस में था। तो उसमें काफ़ी कोशिश किया लद्दाख के इस कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करने में मेरा भी कुछ सहयोग हो। खासकर लद्दाख में जो सामान बेचने को लेके, लेबोरेटरी जो सामान बेचने को लेके, और पेशेंट्स को एवोक्यूएट करने के लिए, स्टूडेंट्स को एवोक्यूएट करने के लिए हर जगह फ़ोन करके, लेटर लिख के। लेकिन अभी आपने कहा दिल्ली में बैठे तो वहाँ मिनिस्टर लोगों से मिलने में आसान होता, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई बाहर निकालने के जो परमिशन नहीं थे, तो वहाँ फिजिकली जाके नहीं मिल सकते। सो डिजिटल के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से हम मिल सकते थे। वो मैं यहाँ भी आके कर रहा हूँ। अभी मैं रेजिडेंस में हूँ, तो रेजिडेंस में मैंने यहाँ भी अपने ऑफिस खुला है, तो मेरा ऑनलाइन ऑफिस अभी भी चल रहा है। तो सेवा चाहे मैं दिल्ली में बैठ के भी करूँ या लद्दाख में भी बैठ के करूँ, जहाँ भी बैठ के करूँ, सेवा में कोई कमी नहीं रहेंगे। अच्छा ठीक है सर। तो दूसरा बात ये है सर कि आप आया तो बाय रोड से आया, तो फिर लोगों का ये भी कहना है कि एमपी साहब को कैसे परमिशन मिला, और साथ में दो चार गाड़ी फ्रेंड्स के साथ आया, उनको कैसे परमिशन मिला, जबकि लोगों की एमएचए का गाइडलाइन से सिर्फ बासी ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम रहेगा। तो आपको ये परमिशन विशेष कर कैसे मिला सर, क्योंकि वहां से आपको दिया है कि कैसे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें कुछ बातें जो पब्लिक के सामने में लाना चाहूँगा। शुरू में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो मेरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की मीटिंग लिया था सभी एमपीज के साथ, तो उस मीटिंग्स में ये बातें आई कि कौन कौन एमपीज कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और कौन कौन एमपीज आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो जो एमपीज जो आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सबको ये निर्देश दिया गया है कि तुरंत कॉन्स्टिट्यूएंसी जाइए और लोगों से मिलकर वहाँ सेवा करें। तो हमने कोशिश किया था कि उससे पहले भी आने के लिए, लेकिन वहाँ पहले तो सरफेस ट्रांसपोर्ट से भी परमिशन नहीं था, तो यहाँ अलग से पैसेंजर फ्लाइट तो नहीं चल रहा था, उस वजह से मैं नहीं आ पाया। लेकिन जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का जो नया गाइडलाइन आया, जिसमें सरफेस ट्रांसपोर्ट के जरिए बसेस का जो परमिशन अलाउ किया, तो मैंने तुरंत चिट्ठी लिखा हमारे होम सेक्रेटरी साहब को। मैंने कहा कि मैं मेंबर पार्लियामेंट अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके लोगों की सेवा करना चाहता हूं, और इसलिए मुझे जाने की इजाज़त दे, परमिशन दे, चाहे आप बस के जरिए दे, छोटे गाड़ी के जरिए दे, आई डोंट माइंड, मतलब मुझे जाने की परमिशन दे। तो होम मिनिस्ट्री ने उसी चिट्ठी को साथ ड्यूटी लद्दाख को फॉरवर्ड करते हुए, तो होम मिनिस्ट्री ने मुझे परमिशन दिया। तो उस आधार पे होम विद प्रॉपर परमिशन में दिल्ली से ले आया हूँ। और बात रहा इसमें कुछ आपने कहा दोस्तों के गाड़ियां भी साथ थे। हाँ, ये दोस्तों अपना फैमिली भी साथ थे, ये हाँ, सब बोलना है सर। हाँ, फैमिली साथ है, ये बात सही है, क्योंकि मैं अपने फैमिलीज को पीछे छोड़ के इसलिए नहीं आ सकता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये बात मुझे मीडिया में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं अपने फैमिलीज को लेके पॉलिटिकल बेनिफिट में नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे फैमिलीज में 5 मंथ का बेबी भी है, मेरा वाइफ भी है। तो मैं यहाँ आके 5 मंथ के बेबी और वाइफ वहाँ छोड़ के मैं नहीं आ सकता था, क्योंकि मैं एमपी होने के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल फादर भी हूँ आज।
तो मुझे अपने घर को भी संभालना होता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ साथ लोगों की सेवा के साथ साथ मुझे घर को भी देखना होता है। तो मेरे ख्याल से ये बात लोगों को आसानी से समझ आएगा। एंड सेकंड थिंग, आपने फ्रेंड्स के जिक्र किया, तो अब मुझे नहीं पता कि वो मेरा फ्रेंड से पैशन है, क्योंकि मैं उसको एक पेशेंट के जरिए ट्रीट किया था। एक कैंसर पेशेंट मेरे साथ लेके आया और एक ओल्ड एज मदर भी साथ लेके आया और कुछ स्टूडेंट्स को भी साथ लेके आया, क्योंकि उन्होंने बहुत लोग मुझे डिस्ट्रेस कॉल करके ये कहते रहता था कि हम फ्रस्ट्रेट हो रहा है, हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। खासकर कैंसर पेशेंट 1 साल के बाद अपने घर आ रहा है, तो मुझे लगा कि इसको मेरे साथ ले जाना चाहिए। तो मैंने विद प्रॉपर परमिशन जो है कुछ लोगों को मैंने साथ ले आया। सर एक ही गाड़ी थे कि 2-4 गाड़ियां थे? क्योंकि लोगों का कहना है कि 2-3 गाड़ियां साथ में लेके आया। नहीं, एक गाड़ी में मैं था, मेरे पीए था, और दूसरी गाड़ी में मेरे फैमिली थे, तीसरी में कैंसर पेशेंट था, चौथे में ओल्ड एज लेडी था। तो इसमें ऑब्वियसली आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके आना होता है, तो हर गाड़ी में 4 या 5 ही बिठा सकते हैं। नॉर्मली एक एक गाड़ी में हम सवार करते हैं तो उसमें 7 से 10 तक भी बैठते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस को ध्यान रखते हुए एक गाड़ी में 4 या 5 ही बैठ सकते हैं, तो इसलिए 4 गाड़ियां साथ आए थे। सर फिर किसी और को भी मतलब प्राइवेट गाड़ी का परमिशन चाहिए होगा तो क्या आपके माध्यम से जाएगा? कैसे क्या प्रोसीजर है सर? आपको ने तो परमिशन लिया, आपको पता है फिर। हाँ, परमिशन देने के लिए मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, लेकिन जिसको परमिशन चाहिए मैं उनके बिहाफ पे होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिख सकता हूँ। जिस तरह मैंने इन गाड़ियों के लिए चिट्ठी लिखा, उस तरह मैंने पहले भी चिट्ठी लिखा। फॉर एग्जांपल, हमारे बहुत सारे लद्दाख के लोग जो कुछ जम्मू में फंसे थे, उनका वाइफ जो है चंडीगढ़ पीजीआई में एडमिट थे, तो उनको परमिशन हमने ला के दिया। उसी तरह वो भी छोटे गाड़ी से गया। उसी तरह बहुत सारे लोग जो है हमने ये उन दिनों बस का भी अलो नहीं था। तो ये जो है, मैं परमिशन ग्रांट करने के लिए मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन मैं बीइंग अ मेंबर पार्लियामेंट में उसमें मदद कर सकता हूँ। और सर सोशल मीडिया में आपने भी देखा होगा कि आप रेड जोन से आए दिल्ली से, फिर आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना चाहिए, तो आप क्या रेड जोन से था, क्या था सर ये? इसमें आपने 2 बात कहा, एक तो रेड जोन, दूसरा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। रेड जोन को लेके लोग जो अफवाह फैला रहा है, खास कर कल मैंने कुछ यूट्यूब में जो वीडियोस देखे, वो बिल्कुल गलत बात है। बिना जानकारी के आधार पे वो लोग बोल रहे हैं। दिल्ली में मेरा रेजिडेंस जो है, मेंबर पार्लियामेंट का रेजिडेंस है, वो जो है कावेरी अपार्टमेंट, बाबा खड़क सिंह मार्ग एरिया के अंडर आते हैं, दिसंबर दास मार्ग के सामने, राष्ट्रपति भवन के पीछे ही है। तो वो रेड जोन में नहीं आते हैं, ये बात एक क्लियर है। एंड सेकंड थिंग, वहां से मैं निकल के ले पहुंचा, तो एक तो मैं रेड जोन से नहीं आया हूं, एंड सेकंड थिंग, यहाँ होम क्वारंटाइन करना, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना, वो मेरे मर्जी नहीं है। जिस तरह यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के मेडिकल डिपार्टमेंट ने मुझे निर्देश दिया, उस आदेश का मैं पालन करते हुए मैं अपने क्वार्टर में, रेजिडेंस में मैं होम क्वारंटाइन पे हूँ। अब लोगों का सवाल आपने जो किया, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन क्यों नहीं किया, ये मैंने चॉइस नहीं किया कि मुझे इस क्वारंटाइन में बैठना है कि उस क्वारंटाइन में बैठना है। और मैंने ये बात हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट से भी मैंने कंसल्ट किया, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से, कि कहीं मैंने उनको ये भी बताया कि अगर आप चाहे तो मुझे कहीं भी किसी भी प्रकार के क्वारंटाइन में रख सकते हैं। तो उन्होंने मुझे ये भी क्लियरफाइड करके दिया कि अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चाहे, कंसर्न हेल्थ डिपार्टमेंट चाहे, तो पॉजिटिव केस भी होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। तो मैं तो अभी सस्पेक्टेड भी नहीं हूँ, तो इसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन लिया है कि मैं यहाँ होम क्वारंटाइन ही करेंगे। तो उस आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ। बाकी इसमें मेरा कोई चॉइस नहीं है। हाँ सर, फिर एक ये भी कहना है कि आप आते समय फिर जो स्टैंडर्ड पैसेंजर आ रहा था बसों में, उनसे भी मिला, फिर उनसे बात नहीं किया, बोला मदद नहीं किया, फिर जोजिला पे जाके उनका मतलब गाड़ी वहां पर फंस गया था, फिर आप 5 मिनट पहले पहुंचा बस, ये रोड खोलने से पहले, उससे पहले एमपी साहब नहीं आया, हमें मदद नहीं किया। कुछ लोगों का ये भी कहना है, आपका इस पे क्या कहना है सर? ये बात पता नहीं ये बात कौन झूठे जो फैला रहे हैं, क्योंकि जब मैं दिल्ली से निकला तब से मैं यहाँ कंसर्न लोगों के टच में था। बसेस में भी कुछ पैसेंजर मेरे टच में था,
तो दिल्ली से निकलते समय मैंने ये इंश्योर किया कि जब जम्मू से बासें निकलेंगे तो मैं बस के आगे नहीं जाऊंगा, मैं बसेस के पीछे पीछे आऊंगा, और जहां बासें रोकेंगे हमारे पैसेंजर्स को जो जहां कास्ट होंगे, तो मैं उनको थोड़ा मदद कर पाऊँ। इसलिए मैं हमेशा बस के पीछे पीछे ही आया हूँ। ये बात सच है। पीछे आने का कारण ये है कि मैं उनको कहीं फंसे तो मैं उनको बात करके मदद कर सकूं। अगर मैं आगे निकल गया तो बसें मेरे पीछे फंस जाए तो मैं मदद कर या नहीं कर पाऊंगा, या मुझे फिर से पीछे वापस जाना पड़ेगा। इसलिए मैं जानबूझ के पीछे से ही आया हूँ। और लोअर मुंडा में जब बस वहाँ कुछ घंटे के लिए रोका तो वहाँ बस के अंदर से पैसेंजर्स का जो फोन आया, तो मैंने वहाँ कंसर्न पुलिस से फोन किया। तो वहाँ कोई मिस कन्फ्यूजन की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन मिस कम्युनिकेशन की वजह से वहाँ पे रुके थे, तो वो भी क्लियर करके वहाँ से निकला। श्रीनगर पहुँचते ही मैंने डीसी श्रीनगर से भी बात किया, उनको हमारे लोगों को वहाँ रहने का व्यवस्था अच्छा हो। और मुझे शिकायत आ रहा था कि वहाँ होटल में रखा और वहाँ कुछ स्नैक दे के उनको कहा जा रहा है कि अभी जल्दी निकालो कि हम अपने वहाँ सोनामर्ग और गंदरबाल में बैठे हैं। तो मैंने तुरंत डीसी श्रीनगर से फ़ोन किया कि क्या मसला है, ऐसे ऐसे हमारे लोगों को रहने का व्यवस्था अच्छा मिलना चाहिए, खाना पीना अच्छा मिलना चाहिए। तो डीसी साहब ने मुझे बताया कि वहाँ दूसरी डिस्ट्रिक्ट के भी लोग आ रहे हैं, उसमें कुछ पॉजिटिव केसेस भी है, तो ऑब्वियसली हमारे लोग पॉजिटिव केसेस के साथ नहीं रह सके, तो ये डिसीजन लिया कि उनको यहाँ गगनगिर और सोनामर्ग में रखा जाएंगे। तो तुरंत मैंने गंदरबाल के डीसी साहब से भी बात किया। अब ये सारा बात जो है, अभी शायद आप मोबाइल पे रिकॉर्डिंग भी कर रहे होंगे, तो इसको कंपेयर करके कंसर्न डीसी जिसका मैं नाम ले रहा हूँ उनसे भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो डीसी गंदरबाल से मैंने बात किया, मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि हमारे लोग ये सोनामार्ग और गगनगिर दोनों में जो रहेंगे उनको खाना पीने का व्यवस्था भी होना चाहिए करके मैंने रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने मान लिया। तो उस हिसाब से उनको शाम के खाना भी दिया। उसके बाद मैंने सुबह निकलने से पहले मैंने फिर इंश्योर किया कि हमारे बस से निकले कि नहीं निकले। तो बसेस निकलने के बाद मैं पीछे से आ रहा था। तो मैंने ये इसलिए किया क्योंकि सोनामर्ग में हमारे लोग ट्रैफिक वाले ना रोके और वो आराम से जाने दे। अगर रोक लिया तो मैं पीछे से आ रहा था, उनको थोड़ा मेरे मदद मिलेगा, ये सोच के मैंने बसेस को आगे जाने दिया और मैं बसेस के पीछे पीछे आया। अब मेरे फैमिली साथ थे, इसमें छोटे 5 मंथ का बेबी थे, तो रास्ते में हम थोड़ा रेस करते आया कि इतना रश नहीं था, तो शायद मेरे आने में 1-2 घंटा लेट हुए होंगे, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन ऊपर पहुँचते पहुँचते सारे बसेस वहाँ रुके थे, तो मैं उतार के थोड़ा मैंने वहाँ हाल चाल पूछा कि क्या चल रहा है, क्या हुआ। तो वहाँ जानकारी में है कि एवेलेंच आया है। तो मैं एवेलेंच आया है तो मैं सीधा एवेलेंच के पास गया। तो वहाँ मैंने ऑब्जर्व किया सिर्फ एक ही डोजर वहाँ पे काम कर रहा था और मेरे वहाँ पहुँचते पहुँचते दोनों डोजर काम पे लग गए। तो वहाँ मैंने सभी वहाँ पे जो प्रोजेक्ट दीपक के ऑफिसर्स थे, वहाँ ट्रैफिक के थे, सभी वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे, मैंने सबको ये बताया कि सबसे पहले मेरे बसेस जाएंगे, फिर उसके बाद मैं लास्ट में जाऊंगा। क्योंकि फिर उन्होंने बताया कि नहीं एमपी साहब पहले आप जाएंगे फिर गाड़ियां जाएंगी। मैंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बसेस में हमारे पेशेंट्स ऑक्सीजन लगे हुए थे, हमारे स्टूडेंट्स थे, हमारे ओल्ड एज पैसेंजर थे। मैंने वहाँ जीत करके मैंने ठान लिया कि पहले बसेस को निकालो फिर मैं निकलूंगा। तो ऐसा करके फिर उन्होंने मेरे साथ एक ट्रैफिक का एक डीएसपी भी जो मुझे फॉलो कर रहे थे, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक प्रोटोकॉल के अनुसार उनको होना होता है। तो डीएसपी साहब मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे कि एमपी साहब चलो चलो, आप फंस गया तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने बोला मैं फंस गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरे लोग फंस गया तो किसको प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं निकालूंगा करके मेरे गाड़ी आगे साइड पे लगा के मैं पूरे बस जाने तक मैं वहां से आया। फिर बसेस में मैंने लोगों को पूछा कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। तो कुछ लोग बोला कि हमें सुबह कुछ लोगों को नाश्ता ठीक तरह से नहीं मिला, चाय बिस्किट के साथ ही आया हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं वहाँ मीना मार्ग में हम कोशिश करेंगे कि वहाँ आपको खाने के बंदोबस्त हो। मैंने बोला कोशिश करेंगे, क्योंकि कल मैंने एक लेडी का ऑडियो भी मैंने सुना था। तो मीना मार्ग में ये जोजिला टॉप पे पहुंचते ही वहाँ पे एसडीएम साहब आए हुए थे, एसएचओ साहब आए। तो मैंने उनको बोला कि लोगों को क्या चाहिए कि नाश्ते के कोई बंदोबस्त है। तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ पे रिफ्रेशमेंट हमारे पास रेडी है मीना मार्ग में। तो ठीक है, तो लोगों को मीना मार्ग में रिफ्रेशमेंट दे के भी वहाँ पे लोगों को सर्व किया गया है। तो सच्चाई ये बात है। जी सर। तो सर ये भी कहना है कि आपने करगिल में आके फिर मीडिया ब्रीफिंग किया, एक तो आपने खुद स्क्रीनिंग नहीं करवाया, फेस कवर भी नहीं डाला, मास्क भी नहीं डाला, तो इस पे क्या कहना है आपका? इसमें एक बात है, आपने कहा स्क्रीनिंग, दूसरा है फेस मास्क, तीसरा है प्रेस। स्क्रीनिंग को लेके मैं आपको बता दूं, एक बार नहीं 4 बार स्क्रीनिंग करके आया हूँ।
आया है। क्योंकि एक मैं बता दूं, लखनपुर एंट्री करते समय वहां पे मेरा एक स्क्रीनिंग हुआ है, मेरे साथ जितने भी गाड़ी में पैसेंजर्स थे सबका स्क्रीनिंग हुआ है। एक कश्मीर एंट्री करते समय ये काजीगुंड में एक स्क्रीनिंग हुआ है। तीसरा द्रास में, लद्दाख एंट्री करते समय द्रास में हुआ है। और चौथा खलसे में हुआ है। 4 बार स्क्रीनिंग प्रॉपर हुआ है। और ये मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहूंगा, कोई यकीन नहीं है तो लखनपुर से कोई आते समय वहाँ रजिस्टर चेक कीजिए, जमिया श्री मंडल का नाम है कि नहीं है। काजीगुंड में भी आप चेक कीजिए। द्रास में आप एसडीएम भी वहाँ उपस्थित थे, वहाँ बीएमओ से आप चेक कर सकते हैं, वहाँ रजिस्टर से आप चेक कर सकते हैं। खलसे में एसडीएम साहब भी थे, वहाँ एसएसपी मैडम भी थे हमारे सरगुन शुक्ला जी, वो हर जगह से आप रजिस्टर चेक कर सकते हैं। दूसरा आपने कहा फेस मास्क को लेके, ये बात सच है, मैंने फेस मास्क नहीं डाला, मैंने फेस कवर डाला। क्योंकि इसमें एक मैंने लोगों को एक मैसेज देने के, संदेश देने की कोशिश इसलिए किया। बात इसलिए नहीं कि मैं एक फेस मास्क को एफर्ट नहीं कर सकता था, मैं एफर्ट कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के फेस कवर किया था कपड़े से। आपने देखा होगा हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी जब भी संबोधन करते हैं तो फेस मास्क नहीं डालते, फेस कवर डालते हैं। ये इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री जी फेस मास्क या ट्रिपल लेयर या ट्रिपल ए या 95 N95 वो एफर्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी हमेशा फेस कवर के साथ आते हैं। ये इसलिए है, फेस कवर गरीब से गरीब भी एफर्ट कर सकते हैं। अपने घर में कोई भी कपड़ा साफ करके उसको कोई गर्म मटेरियल से उसको प्रेस करके वो डाल सकते हैं, वो गरीब से गरीब भी एफर्ट कर सकते हैं। फेस मास्क, इस मास्क कोनोटेशन को लेके लोग या दुकान से खरीदना पड़ेगा या थोड़ा पैसा देके कहीं ना कहीं से उनको अरेंज करना पड़ेगा, तो गरीब वो एफर्ट नहीं कर पाएगा, जो गरीब तबके के लोग। इसलिए फेस कवर हर कोई अरेंज कर पाते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री जी को फॉलो करते हुए मैंने जो एक असम का गमछा मेरे पास थे, वो गमछा मैंने फेस कवर करके उसको 4 लेयर करके, सिंगल लेयर नहीं 4 लेयर करके इंश्योर करके मैंने पूरा फेस ढके हुए थे। और आपने तीसरी बात कहा मीडिया वाला, ये वहाँ पे, हाँ मीडिया रास्ते में मीडिया वालों ने मुझे सवाल पूछा तो मैंने कुछ सवाल का वहाँ जवाब दिया, ये बात सच है। और ये मैंने पूरा ख्याल रखा, इंश्योर किया कि सोशल डिस्टेंस सबको हो। मेरे इर्द गिर्द में मैंने सोशल ब्रीफ करते समय पहले ही मैंने बोला कि सोशल डिस्टेंस का सब ख्याल रखेंगे। बाकी कारगिल का कहा, कारगिल वाला मीडिया ब्रीफिंग नहीं है, वो मीटिंग है एक्चुअली, और द्रास का भी मीटिंग है। मीटिंग के बारे में भी लोग ये सवाल करते हैं कि आते समय रास्ते में होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन करने से पहले इसने मीटिंग कैसे किया, इसलिए इसको एफआईआर होना चाहिए। दे आर वेरी राइट, मैंने मीटिंग अपने मर्जी से नहीं किया, मैंने अपनी इच्छा जताया सोनामर्ग से फोन करके एसडीएम द्रास को। मैंने कहा एसडीएम साहब मैं आ रहा हूँ, तो मेरे लोगों की बहुत सारी शिकायतें आ रहा है, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, बिना राशन कार्ड होल्डर्स को, लोगों को मॉनिटरी असिस्टेंस नहीं मिल रहा है, लेबरों को। तो इसलिए मैं आपके साथ और सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ एक रिव्यू मीटिंग लेना चाहता हूँ, उसमें सोशल डिस्टेंस और फेस मास्क सभी प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए। तो एसडीएम साहब ने कहा ठीक है। फिर एसडीएम साहब का मुझे कॉल बैक आ रहा था, ये मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूँ, लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। फिर एसडीएम साहब ने मुझे कॉल बैक आ रहा था कि कहा सर आपको परमिशन चाहिए, मैंने बोला ठीक है। तो बोला कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लो। मैंने बोला कि आप यू आर द सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मैंने सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपनी इच्छा जाहिर किया है, तो परमिशन लाना और मीटिंग होस्ट करना ये आपका काम है, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा आपको जाहिर किया है। तो बोला कि ठीक है सर। फिर मुझे जोजिला टॉप पहुंचते समय एसडीएम साहब मुझे वहाँ ब्रीफिंग दे रहा था कि सर यहाँ से जाके आपका मीटिंग अरेंज किया हुआ है, तो आपने मीटिंग करना है। मैंने बोला करना है तो करना है। तो वहाँ एसडीएम साहब ने मुझे कहा है कि मीटिंग करना है, तो ठीक है। तो वहाँ मीटिंग हमने सोशल डिस्टेंस सारा करके रखा। तो मीटिंग में ये चीज़ें हमने अभी जो कहा, उसमें 3-4 एजेंडा थे। कोविड-19 की रिव्यू लेके द्रास में क्वारंटाइन सेंटर करने के लिए, और जो मैंने स्क्रीनिंग सेंटर का रिव्यू लिया, वहाँ पे जो लोगों के लिए शौचालय नहीं था, पब्लिक कन्वीनियंस नहीं था, उसको लेके वहाँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को सिलेंडर फ्री मिलना होता है, वो द्रास में किसी को नहीं मिला है, उसको लेके। और इससे बहुत सारे इश्यूज थे, अब मैं इश्यूज की डिटेल में नहीं जाऊंगा। मीटिंग इसे हुआ है और वो मीटिंग विद कंसर्न ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ कारगिल हुआ है। फिर कारगिल आते समय मैंने वहाँ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फॉर हेल्थ अली चंदन जी को मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं यहाँ से कल कारगिल से निकल के जा रहा हूँ, अगर आप लोग चाहे तो मैं सीसी साहब के साथ, आपके साथ और डीसी साहब के साथ एक बार बैठ के क्या क्या यहाँ पे चल रहा है उसका थोड़ा मैं रिव्यू लेना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा कंस्टिट्यूएंसी है। तो इसलिए मैंने ये इच्छा जाहिर किया। तो मुझे एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब बता रहे थे ठीक है सीसी साहब से बात करके हम आपको अपडेट देंगे। तो सीसी साहब को बताया, सीसी साहब ने डीसी साहब को बताया। तो विद कंसर्न ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद उस मीटिंग में भी प्रेजेंट थे। तो विद कंसर्न ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कारगिल में भी मीटिंग हुआ है। तो कहीं भी इस प्रोटोकॉल का, कहीं भी इस कानून का वायलेशन, उल्लंघन नहीं हुआ है, मैं ये बताना चाहूँगा। जी सर, सेकेंडली आपने रिसेंटली JTN केयर करके आपने फेस और सैनिटाइजर लोगों में बांटा, तो सबको मिला, सबका शुक्रिया भी कहना है, हमें भी मिले मीडिया वाले को। तो इसके पीछे ये तो एक बहुत मुबारक वाली बात है। सेकेंडली इसके पीछे लोगों का कहना है कि MP का ये कहाँ से, किस पैसे से दिया, ये लोग जानना चाह रहे हैं, तो इसके बारे में क्या बताएंगे सर? अब इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, जो लद्दाख MP केयर्स इनिशिएटिव जो है, ये एक मेरे ओर से एक इनिशिएटिव हमने जो लिया, उसके बीच बीच में लोगों का एक कुछ इश्यू आ रहा था कि भाई ये अपने जेब से थोड़ी दे रहे हैं, MP फंड से दे रहे हैं, गवर्नमेंट के पैसे से दे रहे हैं, तो जहाँ से भी दे रहे हैं लोगों को, मेरा कंसर्न है लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि एक क्लियरिफिकेशन जाना चाहिए, तो मैंने एक सोशल मीडिया में उसका एक क्लियरिफिकेशन भी डाला। ये ना कोई MP फंड से ये पैसा दिया है, ना एक रुपये भी गवर्नमेंट पैसे से दिया है। ये जो है कुछ अपने जेब से मैंने कंट्रीब्यूट किया, अपने सेविंग से मैंने, अपने पॉकेट से कंट्रीब्यूट किया। कुछ मेरे बाहर के नॉन लद्दाखी मेरे दोस्त थे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज थे, उन्होंने मुझे कंट्रीब्यूट, मेरे नाम पे जो कंट्रीब्यूट किया। तो लद्दाख में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने 2 लाख 3 लाख रुपये का भी कंट्रीब्यूट किया। सभी लोगों ने कहा कि भाई हमारे नाम कहीं भी नहीं लेना, इसलिए आज तक मैंने नाम नहीं लिया। तो उनको, लेकिन मेरे ओर से उनको बहुत धन्यवाद दिया है, मैंने अप्रिशिएट किया है। तो सब ये सारा कंट्रीब्यूशन को आगे लेके हमने MP लद्दाख MP केयर्स इनिशिएटिव करके, तो इस क्रिटिकल सिचुएशन में हमने सोचा कि जो गवर्नमेंट के पैसे से नहीं दे सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के पैसे में बहुत सारे गाइडलाइन, रूल और नॉर्म्स फॉलो करना होता है, तो उसमें इमीडिएट इस तरह से मदद देना जो है थोड़ा टाइम लगता है या नहीं दे पाता है। तो हमने सोचा कि हर घर को हैंड सैनिटाइजर जाना चाहिए, फेस मास्क जाना चाहिए, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के इंफॉर्मेशन लोगों तक, गरीब तक जाना चाहिए, क्योंकि बेनिफिशियरीज को इसके बारे में जानकारी नहीं होता है। तो हमने बेनिफिशियरीज को इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी देने की कोशिश किया, और डू एंड डोंट इस कोविड-19 से बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी हमने एक पेम्पलेट करके ये हमने लद्दाख में अभी शुरू किया है। जी, जी, समझ में आ गया सर। अब मेरा और एक क्वेश्चन है सर, प्लीज। ये जो आजकल स्टैंडर्ड पैसेंजर की एविकेशन चल रहा है, जिसमें लोगों को तो जो बस से आ सकते हैं वो बस से आने वाले हैं, आ भी रहा है आजकल। तो कुछ लोग ऐसे हैं, पेशेंट्स है, ओल्ड एज है, जो बाय रोड ट्रेवल नहीं कर सकते, तो उनके लिए आर्मी जहाज चाहिए। तो इसमें आपका योगदान रहेगा, तो आप इसको कैसे अरेंज करेंगे सर? कितने देर तक मतलब लोगों में ये फ्लाइट का सुविधा दे सकते हैं, जो आर्मी IL के थ्रू, जो स्टैंडर्ड पैसेंजर, जो ओल्ड एज और पेशेंट्स वगैरह है? ये आज के नया बात नहीं है। जब रोड से बसेस का एलो नहीं था, तब भी इसका जो शुरू से हमने, आई रिमेम्बर जब अप्रैल 15 को मैंने इसका लेटर मैंने लिखा, यहाँ हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिखा, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स जो दिल्ली में, चंडीगढ़ में, जम्मू में, श्रीनगर में, अलग अलग जगहों में फंसे हैं, उनके लिए बाय एयर एवैक्यूएट करने की जरूरत है। उसमें कुछ लोग, डॉक्टर ने ये लिख के दिया कि भाई आप घर ले जाओ, यहाँ रखने का कोई फायदा नहीं है। और बहुत सारे लोग जो है ओल्ड एज थे, उसमें आई रिमेम्बर 90 ईयर ओल्ड पेशेंट भी थे। तो ऐसे बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग भी थे, सबको लाने के लिए तो हम सब मिल की कोशिश किया। और वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि फर्स्ट जो फेज का, जो दिल्ली से यहाँ करीब पेशेंट्स और अटेंडेंट करके दिल्ली चंडीगढ़ से 30 लोग हम बाय एयर एवैक्यूएट कर पाए। और सेकंड के लिए अभी भी हम कोशिश पूरा जारी कर रहे हैं, UT एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, दोनों काउंसिल भी कर रहे हैं, और मेंबर पार्लियामेंट भी इस काम में लगे हुए हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है ऐसे पेशेंट्स जो खासकर रोड से ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, उनको जहाज के जरिए लाने का हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। जी जी सर, इसमें भी लोगों का कहना है कि इसमें भी थोड़ा हेरा फेरी होता है, तो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बंदा रियली जेन्युइन है, रियली मतलब ट्रेवल नहीं कर सकता है, ऐसे आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? क्या मैकेनिज्म है सर इसका? नहीं, हमने ऐसा है इसमें, जहां तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस से कोई भी सिफारिश, कोई भी हेरा फेरी या कोई भी नेपोटाइज नहीं हुआ है।
जितना मेरे पास लिस्ट आया उतना मैंने सबको फॉरवर्ड किया है, क्योंकि मैंने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा। जो मेरे पास लिस्ट आया वो मेरे टेबल पे स्टक नहीं होना चाहिए। मैंने जितना मेरे पास लिस्ट आया सबका मैंने तुरंत, किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आया, किसी का विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आया, जैसे भी आया मैंने तैसे फॉरवर्ड करके गया। और बाकी उसके जो डिटेल में देखना जो है ये ब्यूरोक्रेसी का काम होता है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस से ये सारा देखता है कि इसमें कोविड फ्री सर्टिफिकेट है कि नहीं है, इसमें जहाज में फ्लाई करने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट है कि नहीं है, इसमें डॉक्टर का एडवाइजरी है कि नहीं है। ये सारा देखने के बाद जो है किस किस को लाना है नहीं लेना है वो डिसीजन वहां से लेता है। सर ये डीकॉम का तो रिसेंटली कहना है कि हमने पेशेंट को आइडेंटिफाई नहीं किया, वो तो ऊपर से आया बोलते हैं। तो इसमें मतलब मुझे नहीं लगता है सर, आपको नहीं लगता है इसमें थोड़ा लूप होल्स है कि इसको प्रॉपर वो बनाया जाए ताकि मेरी जानकारी में ये है, मान लो मुझे कोई मोबाइल पे एसएमएस करता है, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप नहीं, टेक्स्ट मैसेज करता है, उस मैसेज पे खाली पेशेंट का नाम, एज और क्या पेशेंट है और उनका अटेंडेंट का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर ही आता है, तो मैं एज इट इज फॉरवर्ड करता हूँ। बाकी वहां से जहाज में उठाने से पहले बहुत सारे फॉर्मेलिटीज करना होता है, अंडरटेकिंग लेना होता है, कोविड फ्री सर्टिफिकेट दिखाना होता है। ये सारा तो ऑब्वियसली मेंबर पार्लियामेंट के लेवल पे नहीं होता है। जी सर, आखिर में आप कुछ और कहना चाहेंगे सर, जो मेरे से भूल गया, या कुछ और पब्लिक को आप कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे यही कहूँगा कि जितना भी कोरोना वॉरियर्स है, जो सबको हम सब सल्यूट करते हैं। आप सब हिम्मत ना हार के, क्योंकि सोसाइटी में इस तरह से कभी कभी लोगों का जो किसी का काम नहीं बनता है तो वो एलिगेशन लगा देते हैं। तो इन चीज़ों में माइंड ना करते हुए, ठीक है आप लोगों का कंसर्न है तो वो हमें कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन उसकी वजह से कोई भी डिमोरलाइज ना हो। क्योंकि आज हमारे यहाँ बहुत सारे, चाहे डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, या पुलिस हो, या नर्सेस हो, या टीचर्स हो, या वॉलंटियर्स हो, या मीडिया हो, सभी लोग इसमें जुटे हुए। तो आप सबको मेरे तरफ से, पूरे लद्दाख के आवाम की ओर से मैं सल्यूट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और मैं रास्ते से आते समय में हर जगह स्क्रीनिंग पॉइंट्स पे मैं खुद उतार के मैंने सबको नमस्ते करके, सबको मैंने क्लियर शब्दों में सल्यूट, उनको सल्यूटेशन करके अप्रिशिएट करके आया हूँ, और आगे भी मैं करते रहूंगा। और सबको एक बार फिर से धन्यवाद। और मैं लास्ट में ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इसलिए इसी तरह लोगों में कुछ लोग हैं जो अफवाहें फैलाते हैं, कुछ लोग हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, कुछ लोग हैं लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उन सब में ना जाके अपने काम से काम रख के अपने लद्दाख के लिए, देश के लिए सेवा करने के सभी लोग कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने मेरे से बात किया, और उम्मीद है अगर हमारे पास और भी आने वाले दिनों में लोगों का जो समस्या है, क्वेश्चन है, उसको लेके भी आप दोबारा अटेंड करेंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मुरुस्तम जी।